मुझे जो बात करनी है मान्यवर काशीराम जी की लोकतंत्र में भूमिका। लोकतंत्र जिसको हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं कई तरह की होती है, उसकी कई तरह की डेफिनेशन होती है, लेकिन हम दूसरी डेफिनेशन को छोड़ करके एक बहुत ही जो फेमस डेफिनेशन जो हमको बताई जाती है, समझाई जाती है, आप भी जानते हैं कि जनता का राज है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये जो अब्राहम लिंकन ने जो बताया है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाबा साहब अम्बेडकर इसको कहते हैं कि ठीक है ये डेफिनेशन, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र की जो चीजें, लोकतंत्र की जो जड़, लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो राजनीति में नहीं देखते थे, वो चुनाव में भी नहीं देखते थे, वो सरकार में भी नहीं देखते थे, वो समाज में देखते थे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र की परिभाषा, जो फ्रेम बनाया है, उसी की रोशनी में हम मान्यवर काशीराम जी ने जो लोकतंत्र इस देश के लोगों को सिखाया है, लोकतंत्र के आधार पर जो कार्य और व्यवहार किया है, उसका हम विवेचन करेंगे। उसके बारे में मैं थोड़ी देर बोलूंगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र को समाज में देखते थे। अब वो लोकतंत्र क्या है, थोड़ा सा हमको बाबा साहब के नजरिए को जानना जरूरी है, ताकि उसकी रोशनी में हम मान्यवर काशीराम जी के लोकतंत्र की जो कार्य हैं, व्यवहार हैं, विचार हैं, उनकी विवेचना कर सके, उनको समझ सके। और मान्यवर काशीराम जी को बताना हो, अगर किसी साथी को भाषण करना है, बोलना है, तो उसके लिए बड़ा उपयुक्त ये चीजें रहेंगी। और जरूरी ये है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र को समझा रहे थे, बता रहे थे, लिख रहे थे, वो हमको पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने लोकतंत्र क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, ये वो सब चीजें नहीं लिखी इतनी ज्यादा। तो इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि मान्यवर काशीराम जी के विचारों को, बातों को अगर किसी रिसर्चर को, किसी लेखक को, किसी राइटर को अगर जानना है, तो वो मान्यवर काशीराम जी लाइब्रेरी में, किताबों में नहीं मिलेंगे। वो बहुत कम है वहां पे उनकी जो स्थिति, मान्यवर काशीराम जी के बारे में लेखन हुआ। मान्यवर काशीराम जी समाज के लोगों के बीच में मिलेंगे, लोगों के बीच में जाकर के, वहां जाकर के मान्यवर काशीराम जी को हम पा सकते हैं। जो उनके साथ लोग रहे हैं, उनके जो लेफ्टिनेंट थे, उनके जो कंपेनियर थे, उनसे हम मान्यवर काशीराम जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बाबा साहब लोकतंत्र की जो जड़ें हैं या लोकतंत्र है वो समाज में देखते थे। तो मान्यवर काशीराम जी ने कैसे बहुजन समाज बनाने की प्रोसेस शुरू की। पहले बहुजन समाज बनेगा, बहुजन समाज बनाना ही लोकतंत्र की शुरुआत है, सरकार बनाना नहीं, चुनाव लड़ना भी नहीं, वो बाद की चीजें हैं। और मान्यवर काशीराम जी 85% डेफिनेशन दे रहे हैं बहुजन समाज की। बहुजन समाज का मतलब 85% लोग हैं देश के, और 85% को भी वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास है, कन्वर्टेड माइनॉरिटी है। ये मान्यवर काशीराम जी का बहुजन समाज था, और इसी की वो सत्ता चाहते थे। बहुजन समाज की देश के अंदर सत्ता रहे। और ये जो समाज है, बहुजन समाज जिसका नाम है, वो जोड़ना, वो बनाना, वो बनाने के लिए टूल टेक्निक्स भी काशीराम जी ने समझाए कि कैसे हम इस बहुजन समाज को बना सकते हैं। अब उसको बनाने का जो रसायन जो था वो काशीराम जी समझाते हैं। वो काशीराम जी क्या समझाते हैं कि इन समाजों में जो नायक नायिकाएं पैदा हुए हैं, जो हीरो हीरोइन रहे हैं इन समाजों के, जो गौरवशाली चीजें हैं, उन सबको लोगों को बताना होगा, उनको समझाना होगा। विभिन्न जातियों में जो पैदा हुए हैं उनको, आदिवासियों में आदिवासियों के हैं, ओबीसी में ओबीसी के हैं, जैसे ज्योतिराव फुले हैं, शाहू जी महाराज हैं, और माइनॉरिटी में है, शेड्यूल कास्ट में है। तो ये सारी इन समाजों के जो नायक नायिकाएं हैं उन सबको बताइए, उन सबको इनके बीच में लेकर के जाइए, अपने महापुरुषों से इनको जोड़िए। ये जैसे जैसे उन महापुरुषों से जुड़ेंगे, उनके विचार, कार्य, उन सबको जानेंगे, तो इनके अंदर जुड़ने की भावना पैदा होगी। और ऐसे जुड़ाव से ही हम बहुजन समाज की रचना कर सकते हैं। और बहुजन समाज की रचना ही वास्तव में देश को या समाज को लोकतंत्र की प्रैक्टिस करवाना था। ये रसायन था, ये है वो केमिस्ट्री जिसके आधार पे काशीराम जी जो साइंटिस्ट तो थे, समाज बनाना चाहते थे, बहुजन समाज।
और बहुजन समाज बना करके जितना बहुजन समाज बना उतने ही उनको लाभ मिले, उतने ही उनको राजनीति में भागीदारी भी मिली। उन्होंने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने का नारा है। हमको इसी में भी बताना चाहिए इसको। बहुत सारे साथी हैं, हम भी हैं, उसको अलग अलग वे में राजनीति के संदर्भ में इसको बताते रहते हैं। ठीक है, वहां भी उसके इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन अगर इसकी सही ढंग से व्याख्या की जाए, इस नारे की व्याख्या वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने की व्याख्या, यही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होने का प्रमाण है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चमचा युग में मान्यवर काशीराम जी समझाते हैं कि चमचों की वजह से देश के अंदर सही मायने में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। जो बहुजन समाज में जो चमचे पैदा होते हैं, जो वो दूसरे जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जिनको मान्यवर काशीराम जी मनोवादी समाज बोलते थे, अल्पसंख्यक समाज को वो एक मनोवादी समाज से वो डेफिनेट करते थे। तो चमचा युग जो मान्यवर काशीराम जी ने जो किताब लिखा, उसमें भी वो समझा रहे हैं कि चमचों की वजह से ये जो समाज है, बहुजन समाज है, ये नहीं जुड़ पा रहा है। तो वहां भी उन्होंने अपनी अकल लगाई कि इन चमचों को कैसे खत्म किया जाए। अगर साथियों ने चमचा युग ग्रंथ को पढ़ा हो, जो मान्यवर काशीराम जी के दिमाग का, वैज्ञानिक दिमाग की बहुत बड़ी उपज है, वो उसको पढ़ना चाहिए। उसमें लोकतंत्र शब्द है, उसमें लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था कैसे बने वो चीजें हैं, वो सारी फॉर्मूले। तो मैं उस विषय पे ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही आप लोगों से विनती करूंगा कि उस ग्रंथ को जरूर पढ़ें। तो ये लोकतंत्र को बचाने की उनकी कार्यवाही थी कि चमचों से समाज को बचाना है ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। दूसरा वो बोलते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, स्लोगन था। और इससे भी बड़ी बात, भारतीय संविधान को ही उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र अनाउंस किया। अब भारत का संविधान तो लोकतंत्र की स्थापना करता है, सामाजिक लोकतंत्र तो करता ही है, साथ ही साथ वो प्रशासनिक लोकतंत्र है, सरकार का लोकतंत्र। जितने भी संस्थान हैं, जितने भी मीडिया के स्तंभ हैं, प्रजातंत्र के स्तंभ हैं, मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सरकार हो या मंत्रिमंडल हो या आर्मी हो, सेना हो या पुलिस, कुछ भी हो, वो हर तरह से हर चीजों को लोकतांत्रिक कैसे बना जाए, ये भारत का संविधान उसको बताता है, उसको करने का उसमें प्रावधान है। अगर आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल को देखें, कैबिनेट मिनिस्ट्री को देखें, वहां पे शेड्यूल कास्ट के कितने मिनिस्टर हैं? 2 मिलेंगे, एक कैबिनेट का है, एक राज्य स्तर का है। शेड्यूल ट्राइब के देखो कितने मिलेंगे। उनकी पॉपुलेशन के अनुसार, उनकी संख्या के अनुसार मंत्रालय में मंत्री नहीं है, तो डेफिनेटली वो प्रजातांत्रिक नहीं हो सकता, वो लोकतंत्र का स्वरूप नहीं है। और ये लोकतंत्र का स्वरूप क्यों नहीं बन पा रहा है? ऐसे ही अगर हम देखें, ये मंत्रियों का देखें, राज्य सरकारों के मंत्री देखें, गवर्नर, राज्यपालों को देखें, वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के दर्शन वहां पे भी नहीं हो सकते। पहले हम थोड़ा सा बाबा साहब अम्बेडकर को ये समझ लेते हैं कि लोकतंत्र शासन अगर बनाना है तो उसके लिए लोकतांत्रिक समाज का होना अनिवार्य है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कंडीशन रखते हैं, लोकतांत्रिक समाज बनेगा तो ही लोकतांत्रिक शासन हो सकता है। और वो लोकतांत्रिक शासन बनाने का प्रोसेस कोई करता नहीं है, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। सांप्रदायिक आधार पे लोगों को बांट करके आजकल सत्ता को हासिल किया जा रहा है, इसलिए लोकतंत्र नहीं बन सकता वो। इसलिए लोगों को, देश को लाभ नहीं मिल रहे सत्ता के, सरकारों के। क्यों? क्योंकि वो लोकतांत्रिक रूप में नहीं है। वो बाबा साहब लिखते हैं कि उस समय तक प्रजातांत्रिक सरकार प्रजातांत्रिक नहीं कहला सकती जब तक कि उस समाज में जिसके लिए वो कार्यरत है उसकी रचना प्रजातांत्रिक न हो। यहाँ भी समाज की संरचना की बात करते हैं। जो यह सोचते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ मात्र चुनाव कराना है, वे 3 गलतियां करते हैं। आजकल तो हमको यही बताया, समझा जाता है कि अच्छे फ्री फेयर चुनाव हो गए हैं, इसलिए हम सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है हमारा देश। लेकिन बाबा साहब इससे भी इनकार करते हैं। वो 3 गलती करते हैं जो ये सोचते समझते हैं कि चुनाव हो गए हैं, यहाँ पे हर 5 साल में चुनाव हो जाता है, सरकारें जनता चाहे तो सरकार बदल सकती है, यही लोकतंत्र का स्वरूप है। ये गलत स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर की नजर में है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि 3 गलतियां करते हैं। कौन सी? पहली गलती तो यह है कि सरकार और समाज बिल्कुल अलग अलग चीज है। दरअसल सरकार समाज से अलग नहीं है। क्यों? सरकार अनेक ऐसी संस्थाओं में से है जो समाज में जन्म लेती है। जो समाज में जो बहुत सारी संस्थाएं जन्म लेती हैं, उनमें से एक है जो सामूहिक जीवन के लिए कुछ उसको आवश्यक काम सौंपे गए हैं, जो सरकार समाज के लिए काम करेगी।
दूसरी गलती वे यह करते हैं, वे यह नहीं समझते कि सरकार किसी समाज के अंतिम लक्ष्यों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित है, और यह तभी संभव हो सकता है जब समाज जिसमें कि वह सरकार है उसकी बुनियाद प्रजातांत्रिक हो। यानी कि समाज की जो बुनियाद है वो प्रजातांत्रिक हो, तभी उस सरकार का प्रजातांत्रिक होना संभव हो सकता है। अगर समाज की संरचना प्रजातांत्रिक नहीं है तो सरकार भी वैसी ही नहीं हो सकती। जहां समाज यानी कि जो समाज है वो शासक और शासित वर्ग में बटा हो, वहां सरकार निश्चित तौर पे शासक वर्ग की ही होगी। और भारत का समाज तो बिल्कुल बाबा साहब के नजरिए से शासक और शासित वर्ग में बटा हुआ है। इसलिए शोषित जो लोग हैं उनकी सरकार नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होगा तो उन्हीं की सरकार बनेगी। ये साथियों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। लोकतंत्र ना होने का दुष्परिणाम ये होता है, हमेशा वहां शोषक वर्ग जो होता है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, उसी की सरकार बनती है। तो काशीराम जी ने जो प्रयास किए, जो बहुजन समाज बनाया, वो लोकतांत्रिक समाज बनाया, समाज को बदला, समाज की सोच को बदला और विभिन्न जातियों को, विभिन्न धर्मों के लोगों को इकट्ठा एक मंच पर लेकर के आए, जिससे उनके अंदर भाईचारा और सहभागिता की भावना बढ़ी और जिसके आधार पर बहुजन समाज बना। और उस बहुजन समाज के आधार पर उन्होंने सत्ता की स्थापना की। और सत्ता की स्थापना होना ही वहां पे अपने आप में सिद्ध है कि वहां पे प्रजातंत्र या लोकतंत्र कायम हुआ है समाज में। ये समाज में देखना पड़ेगा हमको, सरकारों में नहीं। और जब उन्होंने सरकार बनाई, वहां पे सरकार बनाई तो सरकार के मंत्री, जो मंत्रिमंडल तैयार किया, मंत्रिमंडल में सभी समाजों को हिस्सेदारी, उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी दी गई। शेड्यूल कास्ट को, ट्राइब्स को, अपर कास्ट को, सबके मंत्री बनाए गए। और आगे बाबा साहब एक बात और समझा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, तीसरी गलती यह करते हैं कि सरकार का अच्छा या बुरा होना, प्रजातांत्रिक या अप्रजातांत्रिक होना आमतौर से उसके प्रशासन तंत्र पर निर्भर करता है। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि प्रशासन तंत्र पे सरकार प्रजातांत्रिक है या अप्रजातांत्रिक है, वो प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। और प्रशासन प्रजातांत्रिक कैसे हो, इसके लिए तो फॉर्मूले भारतीय संविधान में है। अगर वर्तमान समय का प्रशासन देखते हैं, यहाँ पे तो जो मनवादी समाज, जिसको काशीराम जी कहते हैं, जिसको 15% की संख्या है देश में, उनका बहुत बड़ा कब्जा है प्रशासन के ऊपर। जब थोड़े से लोगों का ज्यादा पदों के ऊपर कब्जा हो जाए तो अपने आप में अलोकतांत्रिक हो जाता वो। तो भारतीय संविधान ने इस प्रशासन तंत्र को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में तब्दील करने के लिए रिजर्वेशन का फॉर्मूला दिया गया है। जो रिजर्वेशन है वो संख्या के हिसाब से निश्चित करता है, और संख्या के हिसाब से निश्चित करना ही सही मायने में लोकतंत्र है। तभी तो काशीराम जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब वो सिर्फ राजनीति में देखने की चीज नहीं, वो प्रशासन में भी हमको फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। ये प्रशासन में जिसकी जितनी संख्या भारी है, क्या उसकी उतनी हिस्सेदारी है? मंत्रिमंडल में है, स्पोर्ट्स में है, जितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके अंदर है, मीडिया में है, आर्मी में, सेना में, फौज में, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी जगह है देश में, हर जगह वो फॉर्मूला लागू करके देखना पड़ेगा हमको। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब जाकर के वो समाज या वो प्रशासन या वो संस्था लोकतांत्रिक हो सकती है। उसमें संख्या के हिसाब से सभी वर्गों की भागीदारी हो। अगर जुडिशरी को देखते हैं, वहां तो और बुरा हाल है प्रजातंत्र का। वो भी तो अंग है ना, एक प्रकार से सरकार का ही अंग है वो भी, भले स्वतंत्र हो। वो भी सरकारी कर्मचारी हैं सारे के सारे, सरकार से तनख्वाह पाते हैं, सरकार के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं उनको, तो वो भी लोकतांत्रिक। तो इस तरह अलोकतांत्रिक इतनी संस्थाएं भारत में हैं, तो कैसे लोकतंत्र की स्थापना होगी? ये वास्तव में इन कठिन परिस्थितियों में मान्यवर काशीराम जी ने हजारों लाखों लोगों को लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए, कैसे लोकतांत्रिक चीजें भारत में बनाई जा सकती हैं, वो सिखाई है। अब उत्तर प्रदेश के प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए देखो कितने काम किए उन्होंने। वहां पे रिजर्वेशन का कोटा पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ा काम है। ये रिजर्वेशन का कोटा पूरा अगर किसी भी राज्य में हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। बैकलॉग बाकी था, बैकलॉग को पूरा किया, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में बैकलॉग पूरा हो पाया है। और जितने पुलिस अधिकारी थे, जितने थाना अध्यक्ष होते थे, वो
बिल्कुल उनकी संख्या के अनुसार थानों के अंदर नियुक्त किए गए। सबसे ज्यादा जरूर तो थाना अधिकारी होता है, जो SHO बोलते हैं, स्टेशन हेड ऑफिसर है, उसकी जरूरत होती है सबसे ज्यादा। सबसे पहले तो लोगों को उसी से काम पड़ता है। अब वहां पे जो नियुक्ति की गई, वहां पे शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, बैकवर्ड की, माइनॉरिटी के थाना अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। ये बहुत बड़ी बात है। हम कहने में इसको बड़ा आसान समझ लेते हैं। आज किसी भी राज्य का उठा करके देख लो, पूरे राज्य का, कि कितने थाना अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट के, कितने ट्राइब्स के, कुछ नहीं मिलेगा। सभी एक दो तीन जातियां उसी का बाहुल्य, उसी की भरमार मिलेगी वहां पे। इसलिए तो समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इन बातों का सही ढंग से इंटरप्रिटेशन अभी तक किया नहीं गया है, इन बातों को सही ढंग से समझाया बताया नहीं गया। ये जो काशीराम जी ने जो काम किए हैं देश की सत्ता को, देश के समाज को, देश के प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, इन्हीं चीजों से लोकतंत्र बनता है। और लोकतंत्र कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई नहीं है मार्केट से खरीद करके खा ली और हो गई लोकतंत्र। ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। और जब ये सब चीजें हो रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार की जो सबसे बिगड़ैल ब्यूरोक्रेसी होती थी, उस समय काशीराम जी बताते थे भाषणों में कि सबसे बिगड़ैल ब्यूरोक्रेसी होती थी, अब उसको लोकतांत्रिक बनाना, वो तो प्रधानमंत्री तक संबंध होते थे उनको, उसको कैसे लोकतांत्रिक बनाया जाए। वो तो बाकायदा जब काशीराम जी सरकार चला रहे थे बहन जी मायावती जी के नेतृत्व में, तो वो तो कंप्लेंट करने गए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को। और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को वो जाकर के कंप्लेंट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है, काम करना पड़ता है। तो काशीराम जी को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी बोलते हैं कि ये अधिकारी हैं आपके स्टेट, उधर आपकी सरकार है, वहां से दुखी होकर के इधर मेरे पास आपकी कंप्लेंट करने आए हैं, अब बताइए आप क्या कहोगे। तो मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि ये जो अधिकारी हैं, मैं इनको जनता का नौकर समझता हूँ। ये जनता के नौकर हैं, ये राजा बने बैठे हैं उधर। और जनता के जो नौकर होते हैं वो जनता का आदेश मानते हैं, ये जनता को आदेश देते हैं। यानी कि उनको वास्तव में लोकतंत्र कैसे आदमी के अंदर पैदा किया जाता है, लोकतांत्रिक सोच कैसे बनाई जाती है अधिकारियों के अंदर, प्रशासन के अंदर, वो काशीराम जी सिखा रहे हैं। और काशीराम जी कह रहे हैं कि हमने वहां पे लोकतंत्र, जनता का राज्य, या जो जनता का राज्य होता है वास्तव में लोकतंत्र, उसको हमने वहां पे लागू किया है। भारत के संविधान के अनुसार जो सोच और जो भावनाओं के अनुसार काम करना पड़ेगा, वास्तव में हमने उसको लागू किया है। अब इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जनता के लिए, जनता की सेवा करना, तो मेरी कंप्लेंट लेकर के आए हैं। फिर उन अधिकारियों को क्या बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टेड बातें हैं जानने की। अधिकारियों को ये बोलते हैं कि ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है, उसकी कंप्लेंट करने आप यहाँ सेंटर में आ गए। जब हमारे सेंटर में गवर्नमेंट बन जाएगी तब कहाँ जाओगे। यूएनओ में तो जाने से रहे, यूएनओ वाले तो तुमको लेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरी की पूरी एकदम लोकतांत्रिक बॉडी है। वो तो वहां पे तो सारी चीजें, सारी बातें लोकतंत्र के अनुसार होती हैं, वो तो तुमको लेने से रहे, तब कहाँ जाओगे। तो प्रधानमंत्री महोदय और उन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। ये है वास्तव में अधिकारियों को भी लोकतांत्रिक ढंग से काम करने के लिए समझाना और सिखाना। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा दिमाग खपाना पड़ता है इन सब कामों के लिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो तो बड़ी आसानी से सुन रहे हो, लेकिन इसको व्यवहारिक तौर के ऊपर लेके आना बहुत मुश्किल होता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा ना कि डेमोक्रेसी होती कैसे है, समाज में होती है, उसको लागू कैसे किया जाए हर जगह, वो मान्यवर काशीराम जी ने उसको व्यवहारिक रूप दिया है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। मान्यवर काशीराम जी को मैं जो समझता हूँ एक व्यवहारिक आदमी थे, एक व्यवहारिक महापुरुष थे। हर चीज को व्यवहार में ला करके दिखाते थे। सत्ता कैसे बनाई जाती है, सत्ता को चलाया कैसे जाता है, अधिकारियों का डेमोक्रेसी, अधिकारियों के जो प्रशासन तंत्र है उसको कैसे डेमोक्रेट किया जाए, समाज को कैसे डेमोक्रेट किया जाए, हर चीज की वो केमिस्ट्री जानते थे। और आज उनके जो हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, आज उन सब चीजों को जान रहे हैं। वर्तमान के जो बहुजन समाज के जो राजनीति चमकाना है, राजनीति बनाना चाहते हैं, वो इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं उनका, कि पहले हम समाज को जोड़ लें, समाज को लोकतांत्रिक बना लें, पहले बहुजन समाज को बना लें, उसके बाद हम 10 साल बाद 15 साल बाद अपनी राजनीति करना शुरू करें। ऐसा नहीं है। वो तो तुरंत चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहिए, बस तुरंत फास्ट फूड खाने वाली जनरेशन है, हर चीज उनको फास्ट चाहिए। बस लोकतंत्र बनता कैसे है, उसके लाभ क्या है, पता ही नहीं है लोगों को। जब बहन जी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने क्या कहा था, उनकी स्टेटमेंट थी कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार है।
हजारों सालों से दबाई गई जिस जनता को, जिस समाज को ग्राम पंचायत में सरपंच बनने की जिसकी औकात नहीं रखी थी, उसी समाज से, और वो भी एक महिला, उसको देश के सबसे बड़े स्टेट का, सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाना, मैं ऐसा समझता हूं कि भारत के प्रजातंत्र की सबसे बड़ी वो सिंबल है, सबसे बड़ी प्रतीक है वो। यही तो प्रजातंत्र होता है। प्रजातंत्र में आगे बाबा साहब समझाते हैं प्रजातंत्र का काम क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बिना रक्तपात के लोगों के, सामान्य लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना। अब मान्यवर कांशीराम जी ने वहां से जो अपर कास्ट है, जिसको मनुवादी कहते थे साहब कांशीराम जी, उनके शासन सत्ता को हटाने के लिए कितने लोगों को मरवाया, कितना खून क्रांति बहाया, कुछ नहीं। वोट के माध्यम से, वोट का सही ढंग से प्रयोग करना सिखाया। और लोकतंत्र क्या है कि सिस्टम एक पद्धति है, लोकतंत्र एक पद्धति है, उस पद्धति को सही ढंग से इस्तेमाल करके, वोट का सही ढंग से इस्तेमाल करके वहां बहुजन समाज के लोगों को सत्ता में बैठाया और सत्ता में बैठा करके अपने लोगों को हक अधिकार दिलवाए और उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। आमूलचूल परिवर्तन कैसे आएगा? रिजर्वेशन से आएगा। ये बात बहुत जानना जरूरी है। रिजर्वेशन ही देश की सत्ता को, इस देश के प्रशासन को, इस देश की संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने का एक औजार है। हमको रिजर्वेशन को इसी रूप में बताना चाहिए। हम रिजर्वेशन की बहुत सारी व्याख्याएं सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, ठीक है वो भी, लेकिन मैं समझता हूं कि देश को, समाज को, प्रशासन को, सरकार को, जुडिशरी को, मीडिया को, सेना को और अन्य प्रकार के जो सर्विसेज है उनको लोकतांत्रिक बनाने का अगर कोई देश में सबसे बड़ा औजार है तो वो वास्तव में रिजर्वेशन ही है। रिजर्वेशन से उन संस्थाओं में लोकतांत्रिक आकार ग्रहण होता है। और यही रिजर्वेशन वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार में जब माननीय कांशीराम जी ने सरकार चलाई तो वहां पे खेल में लागू किया, खेल नीति। वहां जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते थे 25 लाख तक के, वहां पे लागू किया, प्रशासन में लागू किया। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन अगर कहीं पे लागू हुआ है तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ हो। प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेजेस है, वहां पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, अगर जिसको फंड चाहिए सरकार से तो उसको सरकार की पॉलिसी को फॉलो करनी पड़ती है। और सरकार की पॉलिसी थी कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो, तो वहां पे उन्होंने बहुत बड़े प्रयास किए ताकि उन संस्थानों का भी, जो प्राइवेट संस्थान है उनका भी लोकतांत्रिकरण किया जाए। ये स्वरूप होता है लोकतंत्र को बचाने का, ये स्वरूप होता है लोकतंत्र को सिखाने का, बढ़ाने का। ये व्यवहारिकता की बातें हैं। हम बहुत सारी डेफिनेशन देते हैं, बहुत सारी ढंग से कांशीराम जी को बताते हैं। मैं ऐसा समझता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है, देखा है, वो कांशीराम जी को सिर्फ दलितों के नेता, दलितों के मसीहा ऐसा कुछ बताते हैं। उनकी जो व्याख्याएं करते हैं सामाजिक संदर्भ में करते हैं बस, या फिर राजनीतिक संदर्भ में करते हैं। लोकतांत्रिक संदर्भों में क्यों नहीं करते? क्या वो नहीं है? है बिल्कुल। मैं बोल रहा, अभी समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि उन्होंने देश के लोकतंत्र को घर घर तक पहुंचाया है। जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, इस देश भले आजाद हो गया था, भले संविधान आ गया था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद तो गांव देहात तक जाते जाते दम तोड़ जाते थे बीच में ही। भले संविधान में डेमोक्रेसी आ गई थी, डेमोक्रेसी आने के बाद भी 30 साल, 35 साल, 40, जब तक कांशीराम जी ने आंदोलन करना शुरू नहीं किया, लोगों में राजनीति बताना, समझाना शुरू नहीं किया था, उस समय तक बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग इस देश के ऐसे थे जिन्होंने वोट डालने का भी कभी सुख नहीं लिया। दबंग लोग हैं, जो मनुवादी समाज है, वो उनको वोट डालने ही नहीं देता था। और वोट नहीं डालते थे, उनको पता ही नहीं था। 40 साल देश को आजाद हो गए थे, आजाद हुए उस समय 30 साल हो गए थे। ऐसे कांशीराम जी के भाषणों में, कांशीराम जी ने जो लिखे हैं ग्रंथ है, उनमें बहुत उदाहरण मिलते हैं। करोड़ों लोगों को कांशीराम जी ने इस देश का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में हिस्सेदारी डलवाई, हिस्सेदारी डलवा करके उनको वोट भी डलवाया। और वोट डलवा करके उनको ये भी समझा कि इस वोट से तुम सिर्फ शासक या राजा को ही नहीं चुन सकते हो, इसी वोट से तुम लोग खुद भी शासक बन सकते हो। जो मुर्दा लोग थे, जिन्होंने सपने में भी शासक बनना नहीं सोचा है, मिनिस्टर बनना नहीं सोचा सपनों में भी, उन लोगों को मान्यवर कांशीराम जी ने व्यवहारिक तौर पे शासक बना करके दिखाया। बहुत सारे नाम, इंद्रजीत सरोज का नाम उसके घर में वो बताते हैं कि वो खुद ही बता रहे थे, बिजली नहीं होती थी लेकिन वो उत्तर प्रदेश का बिजली मंत्री बना। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे जो 57-58 मंत्री बनाए गए,
उनमें 3-4 को छोड़ दो जो थोड़े ठीक अच्छे घरों से आते थे, जैसे बहन जी मायावती जी थी, वो टीचर थी और उनके पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, थोड़ा सा ठीक ठाक था उनका। 2-4 और थे जिनका ठीक ठाक कारोबार था पीछे बैकग्राउंड। बाकी कोई चूहे मारने की दवाई बेचने वाला था, कोई मच्छर मारने की दवाई बेचने वाला था, कोई लकड़ी काटने वाला था, कोई साबुन बेचने वाला था, कोई कपड़ा बेचने वाला था। यही छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग थे जिनकी पहली पीढ़ी राजनीति में आई, और वो पहली पीढ़ी राजनीति में आई, वही मिनिस्टर बन गई, वही सत्ता में भी चली गई। ये लोकतंत्र की देन है, इसको बोलते हैं जो बाबा साहब कहते हैं कि बिना रक्तपात बहाए लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देना ही लोकतंत्र का उद्देश्य है। ये बाबा साहब ने जो थ्योरी दी, इसको व्यवहारिक तौर पे, इसको प्रैक्टिकल तौर पे मान्यवर काशीराम जी ने करके दिखाया, और दिखाया ही नहीं, सिखाया। यानी कि ये सिस्टम को समझाया। ये सिस्टम समझने के होते हैं। एक आम आदमी को भी ये समझाया कि तुम इस वोट के माध्यम से शासक चुन ही नहीं सकते, शासक बन भी सकते हो। और ये सारी चीजें मान्यवर काशीराम जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाई। राजनीति को लोकतांत्रिक रूप प्रदान किया वास्तव में उन्होंने, और उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार बनी, प्रशासन को भी लोकतांत्रिक उन्होंने बनाया। और एक सांप्रदायिकता जैसे बहुत बड़ा समझने की चीजें हैं। ये सांप्रदायिकता जो इतनी बढ़ गई थी, उस सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए भी काशीराम जी ने बड़े प्रयास किए, क्योंकि सांप्रदायिकता भी लोकतंत्र की विरोधी होती है, जाति भी लोकतंत्र की विरोधी होती है, सांप्रदायिकता भी लोकतंत्र की विरोधी चीज है। जितनी जितनी आज सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, समझो कि उतना उतना लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है। काशीराम जी ने सभी माइनॉरिटी को लोगों को इकट्ठा किया, माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करके उनको भी समझाया है और उनको भी हक अधिकार दिए हैं, क्योंकि उनके जो बहुजन समाज की थ्योरी थी उसमें भी तो माइनॉरिटी आता है ना। और माइनॉरिटी के आने से माइनॉरिटी का भी अगर आज लोकतांत्रिकरण हुआ है, या माइनॉरिटी के जो लोग हैं आज वो सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं अपने बलबूते पे, तो वो डेफिनेटली उसके पीछे भी काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों को राजनीति करना सिखाया है। लोगों काशीराम जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बनाई, मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल एक स्कूल है। आज अगर आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे काशीराम जी ने सरकार बनाई थी, आज उत्तर प्रदेश के जितने भी शेड्यूल कास्ट के जो मिनिस्टर हैं या जो भी मंत्री हैं वहाँ पे, या MLA MPs हैं, उनमें से 95% काशीराम जी का जो स्कूल है वहीं से निकले हुए हैं, उन्हीं के स्टूडेंट रहे वो। और जो नहीं है उस स्कूल के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, वो वहां से सीखे हुए हैं। ये व्यवहारिक तौर पे काशीराम जी ने करके दिखाया। इसलिए अगर सही मायने में देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित अगर किसी ने की है, वो मान्यवर काशीराम जी ही हैं। उन्होंने लोगों को जोड़ा है। बाकी लोग तो तोड़ते हैं कि ये मेरे वोट आ जाएंगे, दूसरे समुदाय के विरोध में एक समुदाय को खड़ा कर दे, तोड़ने से मेरी राजनीति बन जाएगी। मान्यवर काशीराम जी की राजनीति तोड़ने से नहीं थी, जोड़ने से थी, और जोड़ना ही प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। यही सहभागिता है जो बाबा साहब को अभिप्रेत थी, यही भाईचारा है, यही भ्रातृत्व भावना है जो लोगों को जोड़ने की भावना है। यही लोकतंत्र है जो बाबा साहब चाहते थे। इसलिए में हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा। दूसरे चमचा युग, मान्यवर काशीराम जी ने जो किताब लिखी चमचा युग, वो बहुत जरूरी चीज है, उसमें पढ़ना चाहिए हम सबको। चमचा युग में भी चमचों के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई चमचों के बारे में। लेकिन एक बात ये भी बताई, जब मैंने चमचा युग को पढ़ा तो चमचों की वजह से देश का लोकतंत्र कमजोर होता है। देखो उस महापुरुष को कितनी चिंता थी लोकतंत्र की, और हम काशीराम जी को बहुत सारे रूपों में बताते, इस रूप में भी हमको बताना चाहिए। अगर वास्तव में डेमोक्रेसी आज जिंदा है या मजबूत